भारत की राजनीति के इतिहास में जब भी सादगी, विनम्रता, नैतिकता, दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा जैसे मूल्यों की बात होगी तो सबसे पहले पायदान पर नाम होगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी लीडरशिप में इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी, जिनके बुलंद इरादों ने पाकिस्तान के कश्मीर को भारत से अलग कर देने के मंसूबे को नाकाम कर दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी महज एक अपील पर ही पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। दो अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री महज 16 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। भारत की आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में पुलिस और परिवहन विभाग के मंत्री बने। परिवहन मंत्री रहने के दौरान ही शास्त्री जी एक बार बिना किसी को बताए परिवहन विभाग की बस में यात्रा करने निकल पड़े, ताकि वो देख सकें कि लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने देखा कि परिवहन विभाग की बसों में अकेली सफर कर रही महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं के निर्देश के बाद परिवहन विभाग की बसों में पहली बार महिला कंडक्टरों की भर्तियां शुरू की गईं। ऐसे ही गृह विभाग के मंत्री रहने के दौरान ही शास्त्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बुलाकर कहा कि अंग्रेजों का शासन अब खत्म हो चुका है। अगर हम अपने ही लोगों पर लाठियां चलाएंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि कभी कभी आंदोलन और प्रदर्शन में लोग उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काबू करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। शास्त्री जी ने सुझाव दिया कि लाठियां चलाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, हम भीड़ को पानी की बौछार से भी काबू कर सकते हैं। और इसी के बाद भीड़ को काबू करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल करने की व्यवस्था शुरू हुई। शास्त्री जी आजादी की कीमत समझते थे, वो इसीलिए लोगों की आजादी की फिक्र करते थे, क्योंकि शास्त्री जी खुद ही आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, कई बार जेल गए और कुल मिलाकर उन्होंने अपनी जिंदगी के 9 साल जेल में गुजारे। शास्त्री जी जब 1952 में देश के रेल मंत्री बने तो 1956 में तमिलनाडु में एक दुखद रेल हादसा हुआ, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देकर एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसकी सराहना पूरे देशवासियों ने की। ये शास्त्री जी के ये फैसले उनके देश के प्रति जिम्मेदारी, अपने पद के प्रति ईमानदारी और देशवासियों के प्रति प्रेम और विनम्रता की भावनाओं को दर्शाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब शास्त्री जी ने देश की कमान संभाली तो देश में हर तरफ चुनौतियां थीं। देश उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ खाद्यान्न संकट था, अनाज की भारी कमी थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के मोर्चे पर खतरा बना हुआ था। आजादी से पहले शास्त्री जी जब जेल में थे तो इलाज के पैसे के अभाव में उनकी बेटी की मौत हो गई थी, और शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए तो अपनी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा, क्योंकि गाड़ी 12,000 की थी और शास्त्री जी के खाते में महज 7,000 रुपए थे। उन्होंने 5,000 का लोन जब बैंक से लिया तो प्रधानमंत्री होने की वजह से उन्हें लोन बहुत जल्दी मिल गया। तो इस पर शास्त्री जी ने बैंक से कहा कि जितनी जल्दी मुझे लोन मिला है, भारत के हर एक आम नागरिक को भी यही प्रिविलेज मिलनी चाहिए। शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी अपनी किताब में बताते हैं कि एक बार वो अपने बाबूजी यानी शास्त्री जी की ऑफिशियल कार से अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए। शास्त्री जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके पद का फायदा उनके परिवार में से कोई उठाए। जब ये बात
शास्त्री जी को अगले दिन पता चली तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि कल जितने भी किलोमीटर गाड़ी चली है उसे जोड़कर बताइए। ड्राइवर ने जोड़कर बताया कि 14 किलोमीटर। शास्त्री जी ने ड्राइवर से कहा कि इस 14 किलोमीटर को आप प्राइवेट यूज में नोट कर लीजिए और अपनी पत्नी से कहा कि इस हिसाब से जितने पैसे बनते हों उतने पैसे उनके निजी सचिव को दे दें ताकि ये प्राइवेट यूज का खर्चा सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। 6 फीट 2 इंच लंबे जनरल अयूब खान ने 5 फीट 2 इंच के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके कद की वजह से इतना कमजोर समझ लिया था कि उन्होंने नेहरू की मौत के बाद अपनी भारत की यात्रा ये कहकर रद्द कर दी थी कि अब भारत में बात करने के लिए है ही कौन। शास्त्री जी तो अपने बारे में खुद ही कहा करते थे कि शायद लंबाई में छोटे होने की वजह से और नम्र होने की वजह से लोगों को लगता है कि मैं बहुत मजबूत नहीं हूं। हो सकता है कि शारीरिक रूप से मैं बहुत मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आंतरिक रूप से मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं। और वो वक्त आ गया था जब शास्त्री जी ने अपनी इस बात को सार्थक कर दिया, पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूती को साबित कर दिया। 1962 में चीन के हाथों भारत की हार हुई थी। पाकिस्तान को लगा कि उस हार से इंडियन आर्मी के हौसले अब पस्त पड़ चुके हैं। नेहरू की भी मौत हो चुकी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की नज़र में तो शास्त्री जी वैसे ही कमज़ोर थे। यहाँ एक बात और हुई थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील की वजह से पाकिस्तान के पास उस वक्त के सारे आधुनिक हथियार मौजूद थे, चाहे वो पैटर्न टैंक रहे हों, चाहे वो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन रहे हों। दूसरी तरफ भारत के पास उस मुकाबले में बेहद कमजोर और आउटडेटेड मशीनरी थी। पाकिस्तान को ये भ्रम हो गया कि वो अपनी आधुनिक मशीनरी से भारत के हौसलों को पस्त कर देगा। 1965 के शुरू में ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन डिजर्ट हॉक के तहत गुजरात के कच्छ पर हमला कर दिया। अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत अपने ट्रेंड लोगों को कश्मीर में भेजकर कश्मीरियों को भारत सरकार के खिलाफ उकसाने का जो मंसूबा था, भारत की सेना ने उस मंसूबे को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर भी नाकाम हो गया। 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च करके, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर दिया। पाकिस्तान के इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय फौज को यह आदेश दिया कि वो पंजाब की तरफ से एक नया मोर्चा खोल ले। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से। इस आदेश के बाद भारतीय फौज इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करते हुए लाहौर तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने यह सोचा भी नहीं होगा। इस फैसले से, इस अद्वितीय फैसले से अमेरिका भी दंग रह गया। शास्त्री जी के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। पाकिस्तान उधर आया था कश्मीर को भारत से अलग करने और शास्त्री जी के लीडरशिप में इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी। 20 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास करके दोनों देशों के बीच सीज फायर, युद्ध विराम का आदेश जारी कर दिया। दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 26 सितंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सदर अयूब ने यह ऐलान किया था कि हम दिल्ली चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे।
सदर अयूब बड़े सम्मानित आदमी हैं। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक आने की तकलीफ क्यों दी जाए, क्यों ना हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए। ये वही शास्त्री जी बोल रहे थे जिनके कद और नम्र होने की वजह से जनरल अयूब ने उन्हें कमजोर होने की भूल कर दी थी। ये शास्त्री नहीं, भारत का आत्मविश्वास बोल रहा था। पाकिस्तान के साथ इस भीषण जंग के साथ ही भारत खाद्यान्न संकट से भी जूझ रहा था। देश में अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति हो गई थी। एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये जंग, दूसरी तरफ अनाज की भारी कमी। जंग के दौरान घायल सिपाहियों से शास्त्री जी खुद मिलते और किसानों की हौसला अफजाई करने के लिए शास्त्री जी ने खुद हल चलाया और एक स्थायी और मजबूत योजना के तहत देश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करके देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलाने का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री ने जंग लड़ रहे जवानों और खेती कर रहे किसानों दोनों के देश के प्रति अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए और दोनों की हौसला अफजाई करने के लिए जय जवान जय किसान का वो मशहूर नारा दिया जो पूरे देश का नारा बन गया। इस नारे के बाद देश का हर नागरिक अपने प्रधानमंत्री के साथ, अपने देश के जवानों के साथ, अपने देश के किसानों के साथ खड़ा हो गया और हर मुसीबत का डटकर सामना पूरे देश ने किया। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। शास्त्री जी के बेटे याद करते हुए बताते हैं कि एक बार जंग के दौरान ही शास्त्री जी अस्पताल में घायल सिपाहियों से मिलने पहुंचे। उसी दौरान जब वो एक सिपाही के पास गए तो उस सिपाही के आंखों में आंसू थे। वजह पूछने पर शास्त्री जी को उस सिपाही ने बताया कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरी मौत नज़दीक है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं एक मेजर होते हुए भी इस लायक नहीं हूं कि अपने प्रधानमंत्री को खड़ा होकर सैल्यूट कर सकूं। ये सुनना ही था कि लाल बहादुर शास्त्री अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सके और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जंग के दौरान ही अमेरिका ने भारत को यह धमकी दे दी कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग खत्म नहीं करेगा तो अमेरिका गेहूं की सप्लाई बंद कर देगा। देश में अनाज की बहुत कमी थी। देश गेहूं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, खास तौर से अमेरिका पर। अमेरिका की यह धमकी लाल बहादुर शास्त्री को चुभ गई। उन्होंने देश के आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी दृढ़ता और देश के प्रति सम्मान को जाहिर करता है। उन्होंने एक मजबूत कदम उठाते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप दिखाते हुए भारतवासियों से सप्ताह में एक दिन का उपवास करने की अपील कर दी। उनके बेटे सुनील शास्त्री बताते हैं कि वो अपील करने से पहले उन्होंने मेरी माँ से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे घर खाना ना बने, क्योंकि कल मैं देशवासियों से एक दिन का खाना छोड़ने की अपील करने जा रहा हूं। और उस शाम शास्त्री जी के घर में खाना नहीं बना, पूरा परिवार भूखा रहा। और जब उन्होंने देख लिया कि बिना एक वक्त का खाना खाए उनका परिवार रह सकता है
तो अगले दिन उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा, देश के आत्मसम्मान को बचाने के लिए हमें देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाना होगा। हमें किसी और देश के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यह भारत के आत्मसम्मान पर गहरी चोट होगी। उन्होंने ये अपील करते हुए कहा कि अगर भारतवासी सप्ताह में एक दिन का उपवास करें तो हम इतना अनाज बचा लेंगे कि अगली फसल आने तक हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि पेड़ पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन का उपवास करो, देश को अपना मान दो। उनकी इस अपील का ऐसा करिश्माई असर हुआ कि पूरे देश ने, शहरों से लेकर कस्बों तक, पुरुष और महिलाएं, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े जवान, सब ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री की अपील पर अपने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना किसी शिकायत, बिना किसी सवाल के सप्ताह में एक दिन का खाना छोड़ दिया। आखिरकार अगली फसल आने तक देश सर उठाकर स्वाभिमान से जिया। इस तरह शास्त्री जी की लीडरशिप में देश जंग और खाद्यान्न संकट दोनों मोर्चों पर डटकर लड़ा और विजयी हुआ। 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के शहर ताशकंद में, जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, भारत पाकिस्तान के युद्ध का समझौता हुआ तो उसके कुछ घंटों बाद ही ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को भारत का लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी मौत के वक्त ताशकंद में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भी मौजूद थे। जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट तक ले जाया जा रहा था तो रास्ते में सोवियत संघ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे झुके हुए थे। जब उनका पार्थिव शरीर कार से प्लेन तक ले जाया गया तो ताबूत के एक तरफ कंधा था सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन का और दूसरी तरफ कंधा था पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान का। यही नहीं, भारत में शास्त्री जी के अंतिम संस्कार में आने वाले विदेशी मेहमानों में सबसे पहला नाम था पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान का। वही जनरल अयूब जिन्होंने शास्त्री जी से मिलने तक से मना कर दिया था। जनरल अयूब ने शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को देखकर कहा था कि यही शख्स भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला सकता था। शास्त्री जी की शख्सियत ऐसी थी कि उनके दृढ़ संकल्प से देश का गौरव बढ़ा और उनकी विनम्रता से, उनकी सादगी से उनके दुश्मनों ने भी उनका दिल से सम्मान किया। विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर शास्त्री जी ने रामधारी सिंह दिनकर जी की इस पंक्तियों को सार्थक कर दिया। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस वीडियो को हम शास्त्री जी को याद करते हुए उन्हीं के अजर अमर नारे के साथ खत्म करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।